दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महसर आलम और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है 6 जुलाई 2023। तो आज बिहार की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज बिहार की टॉप न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप भी ड्राइविंग करते हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। दरअसल हम आपको बताने वाले हैं 5 जरूरी दस्तावेजों के बारे में जो ड्राइविंग के दौरान आपके साथ होने ही चाहिए। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आपको पुलिस रोकती है या कोई दुर्घटना होती है तो अचानक ढेर सारे सवाल सामने आ जाते हैं, जैसे कि क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी की आरसी है, इंश्योरेंस है, पीयूसी सर्टिफिकेट है। नहीं होने की स्थिति में भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है, यहाँ तक कि जेल की हवा भी खा नहीं सकती है। इसलिए ड्राइविंग के दौरान ये महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने साथ जरूर रखें। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो 5 जरूरी दस्तावेज हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण आपका ड्राइविंग का लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस ही है जो ये साबित करता है कि आपको कानूनी रूप से वाहन चलाने की अनुमति है। यदि आपको ट्रैफिक पुलिस रोकती है या दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो यह पहली चीज होगी जो आपसे मांगी जाएगी। न्यूनतम मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि नेपाल के तराई क्षेत्रों सहित बिहार के कई इलाकों में हो रही बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। कई नदियां खतरे के निशान के करीब से बह रही है। नदियों के उफान पर आने के कारण कई इलाकों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। जल संसाधन विभाग द्वारा बनाए गए बाढ़ नियंत्रण कक्ष के मुताबिक मंगलवार सुबह 6 बजे कोसी नदी का वीरपुर ब्राज पर जलस्तर 89,145 क्यूसेक था, जबकि 10 बजे सुबह 1,02,765 क्यूसेक पहुंच गया। वहीं गंडक नदी वाल्मीकि नगर बराज पर जलस्तर 83,900 क्यूसेक है, जो स्थिति बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के अधिकांश इलाकों में बारिश का अनुमान है। बिहार में हो रही बारिश और नेपाल से आ रहे पानी के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। राज्य की प्रमुख नदियां गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती उफान पर है, लेकिन ये अभी भी खतरे के निशान से नीचे है। आशंका व्यक्त की गई है कि नेपाल और बिहार में लगातार बारिश हुई तो कई नदियां खतरे के निशान को पार कर जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने लखीसराय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला। ललन सिंह ने कहा, मुझे लगा था कि गृह मंत्री लखीसराय आए हैं तो यहाँ की बेरोजगारी पर बात करेंगे, लेकिन वो राज्य की योजनाएं केंद्र की उपलब्धियों में गिना कर चले गए। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आज यानी मंगलवार को लखीसराय के दौरे पर पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने अमित शाह और केंद्र सरकार पर हमला बोला। ललन सिंह ने शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि मुझे लगा कि लखीसराय आकर केंद्रीय गृह मंत्री बेरोजगार पर चर्चा करेंगे। विदेश से काला धन लाकर लोगों के खाते में 15-15 लाख नहीं तो 15-15 हजार रुपए देंगे। महंगाई को नियंत्रित करने की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन सब पर चर्चा करने के बजाय उन्होंने राज्य की योजनाओं को अपनी उपलब्धियों में गिना दिया। ललन सिंह ने कहा कि मुंगेर में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज को अपनी उपलब्धियां बता दिया, जबकि दोनों कॉलेज राज्य की योजना से बनाए जा रहे हैं। जदयू नेता ने कहा कि अमित शाह को कुछ करना ही था तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर बोलते, उस पर भी कुछ नहीं बोला। जदयू अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा विपक्षी एकजुटता से डरी हुई है, इसलिए वह अब ईडी और सीबीआई की मदद से विपक्षी एकता को खंडित करना चाह रही है, लेकिन हम लोग मजबूत हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में जदयू ने भाजपा को पहचान दिलाई। सच ये है कि यहाँ उनका नाम लेवा नहीं था। नीतीश जी को सीढ़ी बनाकर केंद्र में बैठे उन्होंने महाराष्ट्र के मुद्दे पर कहा कि महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ने का मतलब लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। भाजपा सिर्फ सपना देखती है और लोगों को दिखा रही है। उनकी प्रलोभन एवं धमकी देकर लोगों को अपने साथ करने की कोशिश को जनता देख रही है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में कई इलाकों में लगातार बारिश होने के कारण मानसून ने दस्तक दे दी है। इस कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं इधर सब्जियों की कीमत में इजाफा हो गया है। इस कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सब्जियों की कीमत अब जायका बिगाड़ने लगी है। सभी के रसोई घर का बजट भी बिगड़ने लगा है। लोगों के बजट पर लगातार दबाव बनता नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार बीते 1 साल में राज्य में सब्जियों के दाम में 2 गुना बढ़ोतरी हुई है। मालूम हो कि राजधानी में सब्जियों की कोई एक कीमत नहीं है। हर मोहल्ले में और
हर जगह इसकी कीमत अलग अलग है। जगदेव पथ में ही सब्जी की कीमत में भारी अंतर देखने को मिल रही है। मीठापुर के सब्जी मंडी में टमाटर 60 से 80 रुपये किलो है, वहीं पटना के जगदेव पथ में इसकी कीमत 120 रुपये के आसपास है। दूसरी ओर राजेंद्र नगर और कंकरबाग इलाके में टमाटर की कीमत करीब 100 रुपये है। बताया जाता है कि शनिवार तक टमाटर जगदेव पथ में 40 से 50 रुपये के आसपास बिका है। इसके अलावा सब्जी बेचने वाले बताते हैं कि टमाटर को बेंगलुरु से मंगाने पर एक ट्रक की कीमत 1,70,000 पड़ती है। बेंगलुरु से आने वाले टमाटर पर अधिक रुपए खर्च करने के कारण इसकी कीमतों में इजाफा हुआ है, लेकिन आम लोगों को सब्जियों की बढ़ती कीमतों के कारण परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि सब्जियों की कीमत में इजाफा होने के बाद उड़द, बड़ी चना, सोयाबीन, काबली चना की मांग आदि में इजाफा हुआ है। दुकानदारों के अनुसार बीते 15 दिनों में इनकी मांग में बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि रेलवे में नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री कराने के मामले में सीबीआई ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। इस मामले में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी समेत अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआई पहले से ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच सीबीआई की कार्रवाई को लेकर जदयू और आरजेडी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं बीजेपी ने इसको लेकर पलटवार किया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू और तेजस्वी को किसी और ने नहीं बल्कि नीतीश कुमार ने फंसाया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि आरजेडी के लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जाकर पूछना चाहिए कि रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन लिखवाने के कागजात सीबीआई को कहां से मिली। जब जेडीयू के लोगों ने सबूत सीबीआई को दिए तो लालू परिवार को कोई दूसरा कैसे फंसा सकता है। जेडीयू को बताना चाहिए कि जब कागज उन लोगों ने सीबीआई को दिया तो बीजेपी लालू परिवार को कैसे फंसा सकती है। लालू जब जेल गए उस वक्त देश में यूपीए की सरकार थी। नीतीश कुमार ने पूरे षड्यंत्र को रचने का काम किया है और लालू के साथ साथ उनके परिवार के खिलाफ सबूत जुटाकर सीबीआई तक पहुंचाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश कुमार को सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी और बहुरूपिया बताया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हर रोज अपना चोला बदलते हैं। लालू प्रसाद कहते हैं कि नीतीश सांप की तरह के चूल छोड़ते हैं। साल 2 साल में ही नीतीश का अपने सहयोगी से मन भर जाता है और वे पाला बदल देते हैं। समता पार्टी के समय का एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं बचा है जिसे नीतीश जेडीयू से नहीं निकाले हो। बिहार में सभी को फंसाने का काम नीतीश कुमार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि जीतन राम मांझी के बेटे एवं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा एचएएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है। पिछले महीने संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उनके पिता जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से अलग होने की घोषणा की। मांझी हाल में ही अपने बेटे के साथ दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले और फिर आगामी चुनाव बीजेपी के साथ लड़ने की घोषणा की। मांझी की पार्टी एचएएम के एनडीए में जाते ही केंद्र सरकार संतोष सुमन पर मेहरबान हुई है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक संतोष कुमार सुमन की सुरक्षा में अब 11 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। इनमें कमांडो से लेकर पीएसओ और पुलिसकर्मी भी शामिल है। ये कमांडो अलग अलग शिफ्ट में सुमन की सुरक्षा करेंगे। बिहार में सियासी गलियारों में इसे लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। मांझी के महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होने के बाद ही उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और मुकेश सहनी की सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी। इन सभी नेताओं के 2024 के चुनाव से पहले एनडीए में जाने की अटकलें लगाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि सरकार की नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के खिलाफ कोर्ट गए अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा राज्य में अपने 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर लिया है। शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चीफ जस्टिस के वी चंद्रन के खंडपीठ ने सुनवाई की। प्रभाकर रंजन व अन्य ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि इसका याचिका में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई है। उन्होंने बताया है कि बिहार राज्य स्कूल शिक्षक नियुक्ति, हस्तांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई व सेवा शर्तें रूल 2023 की वैधता को चुनौती दी गई है। चुनौती देने की वजह से राज्य में स्कूली शिक्षक रूल 2006, रूल 2008, रूल 2012 और रूल 2020 के तहत नियुक्ति के प्रावधानों को बिना हटाए नया रूल लगाया गया है।
जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 8 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। नीतीश सरकार ने फैसला लिया है कि कोविड-19 और यूक्रेन युद्ध के कारण आकस्मिक परिस्थितियों से गुजरते हुए देश लौटे इंटर्न छात्रों को इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट के समरूप स्टाइपेंड देने के साथ ही इंटर्नशिप के लिए कोई शुल्क नहीं मिलाया जाएगा। साथ ही अब सिविल कोर्ट से लेकर जिला कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहाल होने वाली सरकारी स्कूलों के लिए चयन समिति का गठन किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार इस चयन समिति के अध्यक्ष एडवोकेट जनरल होंगे, जबकि लॉ सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी इसके सदस्य होंगे। सरकारी वकीलों के चयन और हटाने की प्रक्रिया समय समेत कई जिम्मेवारी इस समिति की होगी। इसके अतिरिक्त कैबिनेट से जिन महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई है वो इस प्रकार है। बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के प्रस्ताव को स्वीकृत। बिहार वास्तविक सेवा नियमावली 2014 में संशोधन। संविदा व नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति को अधिमान्यता दी है। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड पटना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के कुल 5 पदों का सृजन तथा आशुलिपिक के अनावश्यक कुल 53 पदों को विलोपित करने के संबंध में स्वीकृति मिली है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की एसडीएम ज्योति मौर्य की खबर वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट और कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई है। दावा किया जा रहा है कि अब कोचिंग में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली पत्नियों को उनके पति घर वापस बुला रहे हैं। कुछ ट्विटर यूजर्स का दावा है कि कोचिंग संस्थानों के हब यानी प्रयागराज इलाहाबाद से करीब 135 शादीशुदा लड़कियों को उनकी पढ़ाई छुड़ाकर वापस बुला लिया गया है। इन दावों की जमीनी हकीकत जानने के लिए प्रयागराज के कोचिंग संस्थानों में जाकर आज तक ने रियलिटी टेस्ट किया तो कहानी अलग ही नजर आई। दरअसल यूपी के बरेली में चीनी शुगर मिल के महाप्रबंधक जीएम ज्योति मौर्य, पीसीएस अधिकारी और प्रयागराज में सरकारी सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य चतुर्थ श्रेणी का किस्सा जग जाहिर हो चुका है। आलोक ने अपनी पत्नी ज्योति पर रिश्ते में धोखा देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पति का आरोप है कि शादी के बाद उसने ज्योति को पढ़ाने में काफी पैसा खर्च किया और जब वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की परीक्षा में चयनित होकर अधिकारी बन गई तो उसने दगा दे दिया है। आरोप है कि ज्योति के यूपी की पीसीएस अधिकारी मनीष दुबे संग रिश्ते बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। तेज प्रताप यादव अपने बयानों के जरिए कभी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जब वो केंद्र की मोदी सरकार को बखसते हो। ऐसा ही वाक्य मंगलवार को एक बार फिर से सामने आया। मीडिया कर्मी से तेज प्रताप यादव से पूछा क्या तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह सवाल सुनते ही तेज प्रताप भड़क गए। उन्होंने कहा कि इस्तीफा तेजस्वी यादव क्यों दे, इस्तीफा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। दरअसल केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने सोमवार 3 जुलाई 2023 को दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और कंपनियां समेत कई अन्य लोग के नाम आरोपी के तौर पर शामिल है। राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले में 12 जुलाई को सुनवाई करेगा। नौकरी के बदले जमीन घोटाले से संबंधित मामले में सीबीआई पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और कई अन्य के खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दायर कर चुकी है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई के आरोप पत्र को लेकर मीडिया कर्मी ने तेज प्रताप से सवाल पूछा था। सवाल के जवाब में तेज प्रताप यादव ने कहा कि ये सब भाजपा आरएसएस के लोग कर रहे हैं। इन लोगों ने देख लिया है कि महागठबंधन एक है। महागठबंधन की मजबूती देखकर ये लोग हताश हो गए हैं। नरेंद्र मोदी ने देश को लूट लिया, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तेजस्वी यादव क्यों इस्तीफा देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि पीएम किसान योजना के बाद अब राज्य सरकार ने भी किसानों को 6500 रुपये देने का फैसला लिया है। यानी अब से किसानों को सालाना 12,500 रुपये का फायदा मिलेगा, लेकिन 6,500 रुपये का फायदा कुछ ही किसानों को मिलेगा। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने किसानों के लिए यह फैसला लिया है। राज्य सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए
प्रति एकड़ 6,500 रुपए देने का फैसला लिया है। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत ये पैसा किसानों को मिलेगा। 20,000 एकड़ में जैविक खेती का लक्ष्य रखा गया है, जिसको प्रोत्साहित करने और आगे बढ़ाने के लिए किसानों को प्रति एकड़ ये पैसा देने का फैसला लिया गया है। ऑर्गेनिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। अगर आप इस साल के बाद भी यानी अगले साल भी इस खेती को करते हैं तो अधिकतम 2.5 एकड़ के लिए 6,500 रुपए प्रति एकड़ दिए जाएंगे। इसके अलावा किसानों को इसके लिए खास ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार प्रगतिशील किसानों को राज्य के बाहर भी विजिट कराई जाएगी। इसके अलावा सोयल टेस्ट, निबंधन, पैकेजिंग, लेबलिंग और ब्रांडिंग के लिए भी पैसा मिलेगा। आपको बता दें कि जैविक खेती बिहार के पटना, बक्सर, भोजपुर, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार, वैशाली, सारण और समस्तीपुर में होगी। कृषि विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि अगर योजना का लाभ लेने के बाद भी किसान ऑर्गेनिक खेती नहीं करेंगे तो उन लोगों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को वार्षिक तौर पर 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। किसानों के बैंक अकाउंट में ये हर 4 माह के अंतराल में 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये करके डाले जाते हैं। फिलहाल किसानों के खाते में 13 किस्त भेजी जा चुकी है। किसान अब 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार करें। ताज़ा जानकारी के अनुसार जुलाई के किसी भी सप्ताह में किसानों के अकाउंट में यह राशि भेजी जा सकती है। हालांकि सरकार ने इसको लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि रणनीतिकार से राजनीतिक में आए प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की मुहिम केवल संख्या बल से सफल नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि जनता के सामने एक नैरेटिव बताना होगा, जनता को विश्वास दिलाना होगा कि विपक्ष दलों का गठबंधन केवल गठबंधन नहीं है, बल्कि अगले 5 साल के लिए जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की पूरी तैयारी करके आ रहा है। तभी कुछ संभव है। केवल इस भरोसे से ही विपक्ष में जनता कुछ संभावनाएं नहीं देखेगी। आईपैक के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, बिना किसी जमीनी ताकत के केवल दलों की संख्या देखकर लोग समर्थन नहीं देंगे। उन्होंने बताया कि जनता पार्टी वाला प्रयोग तभी सफल हुआ था जब उसके पीछे लोगों के मन में आपातकाल की स्थिति थी और जयप्रकाश नारायण का जन आंदोलन था। वीपी सिंह के शासन काल में बोफोर्स घोटाले ने लोगों के मन में कांग्रेस के प्रति गुस्सा भर दिया था और इससे लोग कांग्रेस के खिलाफ मताधिकार का प्रयोग किया था। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि खबर पूर्णिया से है। यहाँ चाय में अफीम मिलाकर लोगों को नशेड़ी बनाने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक ऐसे दुकानदार को गिरफ्तार किया है जो चाय में अफीम मिलाकर लोगों को नशा का आदी बनाता था। उसके चाय में कुछ अलग स्वाद आने की वजह से ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। इस दुकानदार के चाय से अलग स्वाद की वजह से अफीम मिलता रहता था। इसका खुलासा पुलिस ने किया। इसके साथ ही आरोपी दुकानदार अलग से भी अफीम की पुड़िया बेचा करता था। जिले के मुफस्सिल थाना की पुलिस ने 64.6 ग्राम अफीम के साथ चाय दुकानदार प्रिंस कुमार को गिरफ्तार किया है। अफीम मिलाकर चाय बेचने और चाय दुकान की आड़ में अफीम की तस्करी करने वाले युवक की पहचान सदर थाना क्षेत्र के चंदन नगर गुलाब बाग वार्ड नंबर 38 निवासी प्रिंस कुमार रूप में हुई है। पुलिस के गिरफ्त में आया तस्कर अफीम की तस्करी के लिए अपनी कार का इस्तेमाल करता था। तस्कर को 64.6 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के संबंध में मुफस्सिल थाना अध्यक्ष संतोष कुमार झा ने बताया कि गश्ती के क्रम में गुप्त सूचना मिली कि एक उजले रंग के 4 चक्का वाहन ने नशीला पदार्थ लेकर एक युवक कटिहार से पूर्णिया की ओर आ रहा है, जिसके बाद सतडोब गांव स्थित श्रीराम यार्ड के समीप कटिहार पूर्णिया NH 31 पक्की सड़क पर सघन वाहन जांच लगाई गई। इसी क्रम में सफेद कलर की फोर्ड कंपनी कार को तलाशी के लिए रुकवाया गया। तलाशी के क्रम में कार के पिछले सीट के कवर से सफेद कलर की पन्नी मिला, जिसमें 64.6 ग्राम अफीम भरा था। जहाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में सियासी उठापटक की चर्चा के बीच बीजेपी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि उसके दरवाजे नीतीश कुमार के लिए तो हमेशा के लिए बंद हो ही चुका है। बीजेपी ने दावा किया है कि जेडीयू के आधा दर्जन से ज्यादा सांसद संपर्क कर चुके हैं, लेकिन वे सब बोझ बन चुके हैं। उन्हें पार्टी में शामिल कराने की कोई गुंजाइश नहीं है। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने आज ये ऐलान किया है कि एक टीवी चैनल से बात करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि 2 महीने पहले खुद अमित शाह ने एक ऐलान
अनुमान किया था कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ऐसे अगर कोई ये चर्चा कर रहा है कि नीतीश फिर से भाजपा के साथ आ सकते हैं तो वह सिर्फ झूठा अफवाह है। नीतीश कुमार राजनीति के लिए बोझ बन चुके हैं, उनके पास ना वोट बचा है और ना ही कोई साख। सुशील मोदी ने कहा, लिख कर रख लीजिए, ऐसे व्यक्ति के साथ किसी तरह का समझौता नहीं होने वाला है। सुशील मोदी ने कहा कि जेडीयू में भगदड़ की स्थिति है, तभी नीतीश कुमार अपने विधायकों और सांसदों से 1-to-1 मिल रहे हैं। ये वही नीतीश कुमार है जो अपने विधायकों और सांसदों से मांगने पर 1 साल तक मिलने का टाइम नहीं देते थे। लेकिन नीतीश जी घबराए नहीं, हम आपकी पार्टी को तोड़ेंगे नहीं, ना आपके विधायकों को तोड़ेंगे और ना ही सांसदों को। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी में स्थित पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पीपीयू ने स्टूडेंट को एडमिशन का मौका दे दिया है। अब तक रजिस्ट्रेशन व एडमिशन फॉर्म भरने की वंचित रहने वाले छात्र स्पोर्ट राउंड की एडमिशन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इन्हें एक और मौका दिया गया है। इसके लिए स्टूडेंट 4 से 7 जुलाई तक फ्रेश आवेदन कर सकते हैं। स्टूडेंट विभिन्न कॉलेजों में ग्रेजुएशन सत्र 2023 से 27 के रेगुलर कोर्स में 4 जुलाई से स्पोर्ट राउंड के तहत एडमिशन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। स्टूडेंट 7 जुलाई को स्पोर्ट एडमिशन के लिए कॉलेज में जाकर ऑफर लेटर जमा कर सकते हैं। 10 जुलाई को कॉलेज की ओर से स्पोर्ट राउंड एडमिशन के लिए विषयवार रिक्त स्थानों के विरुद्ध मेधा सूची जारी की जाएगी। 11 से 13 जुलाई तक एडमिशन ना वैलिडेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेनी होगी। पीपीयू डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रो AK नाग ने कहा कि सत्र 2023 से 27 के जिन स्टूडेंट के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी त्रुटि के कारण एडमिशन नहीं हो सका है अथवा एडमिशन छूट गया है, रद्द हो गया है, वैसे स्टूडेंट 4 से 7 जुलाई तक संशोधन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि महंगाई जमकर तांडव मचा रही है। टमाटर, अदरक, जीरा के बाद अब हरी मिर्च ने भी अपना रंग दिखना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले 40 किलो बिकने वाली हरी मिर्च के दाम अचानक डबल हो गए हैं। थोक भाव की बात करें तो थोक में 50 से 75 किलो मिर्च मंडी में बिक रही है। खुदरा में मिर्च का भाव 80 से 120 किलो तक पहुंच गया है। चेन्नई में हरी मिर्च 200 रुपये किलो की गई है, वहीं कई शहरों में इससे भी ज्यादा भाव हो गया है। सबसे पहले टमाटर की बात करें तो देश के तमाम शहरों में टमाटर 100 रुपये किलो के ऊपर बना हुआ है। कुछ शहरों में तो भाव 150 रुपये किलो तक पहुंच गया है। एशिया की सबसे बड़ी थोक फल और सब्जी मंडी आजादपुर में सोमवार को टमाटर थोक भाव 60 से 120 रुपये किलो था। बारिश के कारण फसल खराब होने और सप्लाई में दिक्कत से दिल्ली NCR में टमाटर की खुदरा कीमतें 140 रुपये प्रति किलोमीटर पर पहुंच गई है। वहीं अदरक की कीमत 300 रुपये किलो तक पहुंच गई है। इसके अलावा जीरा 500 रुपये किलो हो गया है। इस बीच मिर्च की कीमत अचानक तेजी दिखाई दे रही है। अगर इंदौर की बात करें तो 120 रुपये किलो तक मिर्च का भाव पहुंच गया है। व्यापारियों के मुताबिक फसल खराब होने से हरी मिर्ची की आवक मंडी में कम हो गई है। हालांकि टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया तीनों की फसल बारिश के चलते खराब हो गई है, जिसके चलते मंडियों में इनकी आवक भी कम हो गई है। व्यापारियों का कहना है कि आने वाले 15 दिनों के बाद इन सब्जियों के दामों में कमी आ सकती है। दरअसल टमाटर और मिर्च के बढ़ते भाव ने किचन का बजट बिगाड़ दिया है। खाना बेस्वाद हो गया है। आमतौर पर 10 से 15 रुपये बिकने वाला टमाटर अब 150 रुपये किलो के करीब पहुंच चुका है। हाल फिलहाल में इसके भाव कम होने से आसार भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को कहा कि बिहार को महाराष्ट्र समझने की भूल नहीं करे भाजपा। बिहार और महाराष्ट्र में फर्क है। बिहार में गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत के क्रम में उन्होंने ये बातें कही। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की मंत्री लेसी सिंह भी इस मौके पर मौजूद थी। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि विपक्षी दलों ने एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने का मन बनाया हुआ है। इससे भाजपा के लोग डरे व बखलाए हुए हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने स्विंग इस बात को कई बार दोहराया है कि केंद्र सरकार उन पर कार्रवाई कर सकती है। सीबीआई द्वारा उन पर चार्जशीट दाखिल करना कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। चार्जशीट दाखिल करने से किसी पर दोष सिद्ध नहीं हो जाता है। अंतिम रूप से न्यायालय को ही तय करना है कि दोषी कौन है। आज सभी ये देख रहे हैं कि केंद्र एजेंसी भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। केंद्र विरोधी राजनीतिक दलों को टारगेट किया जा रहा है। भाजपा बिहार में सबसे अधिक कमजोर है, इसलिए ये लोग चाहते हैं कि महागठबंधन के नेताओं को किसी तरह से परेशान किया जाए। वित्त मंत्री ने कहा कि कल तक भाजपा के लोग
अजित पवार से इस्तीफे की मांग कर रहे थे, भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाते थे, आज वही भाजपा के समर्थन में उप मुख्यमंत्री हो गए हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ सकारात्मक मुहिम चलाई है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फर जिले में अपराधियों का दुस्साहस एक बार फिर देखने को मिला है। मामला मीनापुर थाना क्षेत्र के गोड़ीगामा स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का है, जहां दिन दहाड़े डाका डाल दिया गया। करीब आधा दर्जन की संख्या में अपराधियों ने बैंक लूट की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया है। घटना के बाद एक बार फिर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोड़ीगामा स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से बेखौफ अपराधियों ने 9,43,000 रुपए लूट लिए हैं। बाइक सवार 5 की संख्या में रहे बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर बैंक को लूट लिए। इस दौरान बैंक के स्टाफ और ग्राहकों को जबरन कमरा में बंद कर लूट की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। वहीं पूरे इलाके में पुलिस ने नाकेबंदी कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरे मामले पर पूछे जाने पर डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने बताया कि बैंक से करीब 9,40,000 कैश लूट की सूचना मिली है। कैश मिलान के बाद लूट की रकम साफ हो पाएगी। फिलहाल पुलिस की टीम कार्रवाई में जुटी है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि राज्य भर में 80% खेतों में धान के बीज डाले जा चुके हैं, मगर राज्य में अब तक ओवरऑल महज 7% ही धान की रोपनी हुई है। इस समय तक आमतौर पर लगभग 20 से 25% तक धान रोपनी हो जाया करती थी, लेकिन इस वर्ष कम बारिश के कारण खेतों में धान रोपनी लायक पानी नहीं है। वर्षा जल पर आश्रित किसान अब तक धान की रोपनी नहीं शुरू कर पाए हैं। निजी संसाधनों में खेतों में पानी का जुगाड़ करने वाले किसानों के खेतों में ही धान की रोपनी शुरू हो सकी है। कृषि विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार किशनगंज, पश्चिम चंपारण तथा पूर्वी चंपारण में 100% धान के बीजरे पड़ चुके हैं। पूर्णिया प्रमंडल में 90, तिरहुत में 80 तथा सहरसा में 85% से भी अधिक धान के बीजरे डाले गए हैं। 1 जुलाई को मुंगेर में 25, भागलपुर में 20 से 25 तथा मगध में 55% धान के बीज डाले गए थे। अब इन क्षेत्रों की भी स्थिति सुधर गई है। राज्य भर में जून माह में भीषण गर्मी पड़ने के कारण धान की खेती पर गहरा संकट आ गया है, लेकिन बीते 18 दिनों के अंदर धान की खेती में सुधार हुआ है, मगर चिंता अभी भी बरकरार है। बीते 17 जून तक राज्य में 22.7% ही धान के बीज डाले गए थे। जून के अंतिम दिनों में बारिश होने से इसमें इजाफा हुआ है। 18 दिनों में 22% से बढ़कर 80% धान के बीज डालने का आंकड़ा पहुंच गया है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार सरकार बिहार में बायोफ्यूल्स उत्पादन के लिए प्लांट लगाने वालों को प्लांट एवं मशीनरी की लागत का 15% अनुदान देगी। यह अनुदान अधिकतम 5 करोड़ तक होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के महिला, दिव्यांग, वार विडो, एसिड अटैक के पीड़ित व थर्ड जेंडर के उद्यमियों को प्लांट एवं मशीनरी की लागत का 15.75% और अधिकतम 5 करोड़ 25 लाख रुपए दिया जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 की स्वीकृति दी है। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि नीति के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए इकाइयों को स्टेज 1 क्लियरेंस के लिए आवेदन देने की अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। साथ ही इन इकाइयों को 30 जून 2025 तक वित्तीय प्रोत्साहन मंजूरी के लिए आवेदन करना होगा। ये नीति संकल्प निर्गत होने की तिथि 31 मार्च 2028 तक प्रवाहित रहेगी। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि बायोफ्यूल्स के उत्पादन में जीवाश्म ईंधन के आयात पर राष्ट्रीय निर्भरता कम होगी। इसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की बचत होगी। बायोफ्यूल्स के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और किसानों को गन्ना एवं अनाज उत्पादन का शीघ्र भुगतान प्राप्त हो सकेगा। साथ ही कचरा को कंप्रेस्ड गैस में परिवर्तन करने की सुविधा प्राप्त ही, जिससे व्यापार का नया अवसर प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार में शिक्षकों के लिए जरूरी खबर है। शिक्षा विभाग ने वैसे शिक्षकों जो दूसरे विभागों में विभिन्न कार्यों के लिए प्रतिनियुक्ति थे, उनके लिए प्रतिनियोजन को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया है। विभाग द्वारा इस बारे में आदेश पत्र जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के निदेशक अवर सचिव एडमिनिस्ट्रेशन सुबोध कुमार चौधरी के तरफ से मंगलवार को इसको लेकर आदेश पत्र में जारी किया गया है। विभाग की ओर से जारी आदेश पत्र में स्पष्ट किया गया है कि वैसे शिक्षक जो दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति है, उनकी प्रतिनियुक्ति को तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाता है। साथ ही साथ ये भी स्पष्ट किया गया है कि जिन शिक्षकों का प्रतिनियोजन
खत्म हुआ है वो विरमित होने की प्रतीक्षा न करें, यानी प्रतिनियोजन खत्म हो जाने के बाद विरमित होने की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल प्रभाव से अपने मूल जगह पर योगदान दें। ऐसा नहीं करने पर उनके वेतन को रोक दिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले गत 1 जुलाई को विभाग द्वारा एक आदेश पत्र जारी किया गया था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि शिक्षा विभाग के वैसे प्रधान लिपिक और लिपिक जो दूसरे विभाग में अपना योगदान दे रहे हैं, उनके प्रति नियोजन को भी रद्द किया जाता है। ज्ञात हो कि विभागीय स्तर पर इस बात की जानकारी मिली थी कि बड़ी संख्या में शिक्षकों का प्रतिनियोजन दूसरे जगह पर हुआ है। इससे स्कूली शिक्षा को उपलब्ध कराने में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही थी, जिसके बाद विभागीय स्तर पर ने यह निर्णय लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना ने फकनिया व मौलवी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। एडमिट कार्ड नामजद मदरसों को उपलब्ध कर दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मोहम्मद नूर इस्लाम ने बताया कि एडमिट कार्ड के अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन कार्ड, रोल शीट और प्रैक्टिकल मार्क्स फोलियो उपलब्ध कराया गया है। यह प्रक्रिया इस बार इसलिए अपनाई गई है ताकि रोल शीट के द्वारा परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं को रिकॉर्ड रहे और प्रैक्टिकल परीक्षा में मदरसा को किसी तरह की परेशानी ना हो। नामजद मदरसा के प्रवेश पत्र एवं अन्य कागजात में कोई कमी होने पर परीक्षा नियंत्रक से संपर्क कर सकते हैं। इसकी सूचना राज्य के सभी मदरसों के परीक्षार्थी एवं प्रधान मौलवियों को दी गई है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि फकनिया व मौलवी की परीक्षा 10 जुलाई से शुरू होगी। इस साल फकनिया परीक्षा में कुल 5,08,363 उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं, जिसमें छात्र 1,90,574 और छात्रा 3,08,789 है। इस साल गैर मुस्लिम उम्मीदवार की संख्या 66 है। वर्ग मौलवी में कुल 3,07,718 उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज दिन भर का ये था अपडेट। अगर आने वाला कल का भी अपडेट जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हर दिन का ताजा तरीन खबरों का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।